हेलो एवरीवन, आज हम साइंस के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं जो कि है मानव रक्त, हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमन ब्लड। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, दिखने में ये 50 क्वेश्चन होंगे लेकिन इसमें इतने एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे कि अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को देखेंगे तो फ्रेंड्स आप लॉजिक लगा के या फ्रेंड्स आप डायरेक्ट ही उसका आंसर वहाँ पे क्लिक करके आएंगे। आपको मैं इस टॉपिक से जुड़ी हुई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ देने की कोशिश करूंगी आपका, ताकि कोई भी एक क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड होगा वो बिल्कुल भी ना छूटे, आपका एक भी नंबर इस टॉपिक से ना जाए। फ्रेंड्स, हम सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे डिटेल में विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। फ्रेंड्स, ये टॉपिक यहाँ पढ़ाने का मेरा अभी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जितने भी अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं फ्रेंड्स उन सभी एग्ज़ाम्स का मैंने एनालिसिस किया है और फ्रेंड्स सभी एग्ज़ाम में 2 से 3 जो क्वेश्चन हैं वो इस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, चाहे वो सीधे पूछे जा रहे हों या उनके टर्म्स को घुमाकर पूछा जा रहा हो, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन फ्रेंड्स टॉपिक से ज़रूर ही पूछे जा रहे हैं। फ्रेंड्स, जिनके भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स उनकी पहले से ही तैयारी हो जाएगी और अगर आप इस टॉपिक को पढ़ चुके हैं तो आपका यहाँ पर रिवीजन भी हो जाने वाला है। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं वैशाली लोधी और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन पर। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरुआत कर लेते हैं हमारे लेक्चर की और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर पहला हमारा क्वेश्चन है रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज ये किसने की थी। तो फ्रेंड्स, जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। और फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है कार्ल लैंडस्टीनर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। और फ्रेंड्स, कार्ल लैंडस्टीनर ने भी इसकी खोज कब की थी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप वहां पर क्लिक करेंगे। 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज की थी। एवं फ्रेंड्स, ये जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं इन्होंने ही RH फैक्टर जो होता है ब्लड में इसकी खोज की थी। और फ्रेंड्स, इसकी खोज जो है इन्होंने 1940 में की थी। 1940 में इसकी खोज इन्होंने की थी RH फैक्टर की। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो आप उसी समय वीडियो को पॉज करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर कमेंट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर सेकंड हमारा क्वेश्चन है सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो फ्रेंड्स, जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसका जो अध्ययन है ये सर्वप्रथम किया था विलियम हार्वे ने। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्वे ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, जो रक्त का अध्ययन है यानी ब्लड का अध्ययन है ये क्या कहलाता है। तो फ्रेंड्स, ये कहलाता है हेमेटोलॉजी। हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हेमेटोलॉजी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरीके के जो टर्म्स होते हैं जैसे ये न्यूरोलॉजी है, मेमोलॉजी है, हिस्टोलॉजी है, फ्रेंड्स ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी बाकी के 3 ऑप्शन हैं मैं इनके बारे में भी आपको बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो न्यूरोलॉजी होता है इसको कहते हैं हम तंत्रिकाओं का अध्ययन। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तंत्रिकाओं के अध्ययन को हम कहते हैं न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी। और फ्रेंड्स, जो हिस्टोलॉजी है ये हम ऊतकों के अध्ययन को कहते हैं। किसके फ्रेंड्स? ऊतक, जो टिश्यूज होते हैं इनके अध्ययन को हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। फ्रेंड्स, इंग्लिश में भी यही टर्म्स होते हैं और हिंदी में भी यही टर्म्स होते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, जो मेमोलॉजी होता है तो ये किसका अध्ययन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, स्तनधारी जो जंतु होते हैं इनके अध्ययन को हम कहते हैं मेमोलॉजी। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्त के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो रक्त का निर्माण होता है और इसकी जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं हीमोपोइसिस। हीमोपोइसिस हम इसको कहते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो फ्रेंड्स, जो मानव रक्त होता है ये किस प्रकार का ऊतक होता है। तो फ्रेंड्स, ये तरल संयोजी ऊतक होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए है ये करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर इंग्लिश में आप देख सकते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिखा है। तो फ्रेंड्स, जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है ये तरल संयोजी ऊतक का ही इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे दोनों ही आंसर करेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एग्जाम का जो लेवल है वो बहुत बढ़ चुका है कि तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में दिए जा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में हृदय का कार्य है। तो फ्रेंड्स, मानव शरीर में जो हृदय का कार्य है ये किस तरीके का वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, ये पंपिंग स्टेशन की तरह वर्क करता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है पंपिंग स्टेशन की तरह ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स जो मानव हृदय होता है ये पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य कैसे करता है, क्यों करता है? तो फ्रेंड्स जो हमारा हृदय होता है ये शरीर में ब्लड को, हमारे रक्त को लगातार पंप करता रहता है, इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये पंपिंग स्टेशन की तरह वर्क करता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य में शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो फ्रेंड्स स्वस्थ मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा है ये शरीर के वजन का कितना प्रतिशत होती है? तो आप प्रीवियस वीडियो में भी इस क्वेश्चन को देख चुके होंगे। तो फ्रेंड्स ये एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो आप जानते हैं हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, शरीर के वजन का 7% होती है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में औसतन कितने लीटर रक्त होता है? तो फ्रेंड्स मनुष्य के शरीर में जो औसतन रक्त होता है ये लगभग 5 से 6 लीटर होता है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में औसतन रक्त कितना होता है? तो फ्रेंड्स पुरुषों की तुलना में महिलाओं में जो रक्त होता है ये आधा लीटर कम होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है आधा लीटर कम, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है इसको हम कहते हैं डायलिसिस। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है डायलिसिस, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो खून का शुद्धिकरण है यानी ब्लड प्यूरिफाई कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स जो खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है ये कहाँ होती है? तो ये हमारी किडनी यानी कि वृक्क में होती है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो फ्रेंड्स रक्त का जो शुद्धिकरण है मैंने अभी आपको बताया ये कहाँ होता है, तो ये किडनी यानी कि वृक्क में होता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होती है इसे हम डायलिसिस कहते हैं। अभी हम प्रीवियस क्वेश्चन में इसको देख चुके हैं, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप स्टार लगा लीजिए इसमें, यहाँ से क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रुधिर दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर जो है इसका मापक यंत्र क्या है? तो फ्रेंड्स रुधिर दबाव यानी ब्लड प्रेशर मापक जो यंत्र होता है ये होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स का, तो आप याद रखिएगा। फ्रेंड्स एग्जाम में जैसे आप बोलें कि बहुत सरल क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ, तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये आप पहले पढ़ चुके हैं इसीलिए आपको ये सरल लग रहे हैं। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन ही सीधे सीधे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप इन्हें भी पढ़ते चलिए और बाकी इसका जो लेवल है ये आगे बढ़ता चला जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो फ्रेंड्स मनुष्य का जो सामान्य रक्तचाप होता है ये 120/80 mmHg होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स मैं बात करूं mmHg की, तो फ्रेंड्स जो mmHg होता है ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर टर्म, ये जो mmHg होता है इसका फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी कि ये पारे की मात्रा को यहाँ पर, मरकरी की मात्रा को यहाँ पर दर्शाता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मनुष्य सोता है तो उसका रक्तचाप जो होता है वो कैसा होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, बराबर रहता है, ऊपर नीचे रहता है? ये हमारे चारों ऑप्शन है। तो फ्रेंड्स जब मनुष्य सोता है यानी कि जब हम सोते हैं तो हमारा जो रक्तचाप होता है फ्रेंड्स ये घट जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जब हम दौड़ लगाते हैं तो हमारा जो रक्तचाप होता है ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स जब दौड़ लगाते हैं तो जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये कैसा होता है? ये बढ़ जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान पूछा गया है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स जो मानव रक्त का पीएच मान होता है, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कमेंट करें, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो फ्रेंड्स मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये होता है 7.4, 7.4, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं पीएच मान की, तो ये पीएच मान क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका जो फुल फॉर्म होता है ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का जो फुल फॉर्म होता है एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है, या तो इसे हम क्या कह सकते हैं? तो इसे हम पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं।
फ्रेंड्स ये जो पीएच स्केल होता है ये किसी घोल का अम्लीय, क्षारीय या उसके उदासीन होने का पता लगाता है, उसके उदासीन होने का या अम्लीय, क्षारीय होने का गुण प्रदर्शित करता है। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं अम्लीय की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रेंड्स ऐसे कौन से पदार्थ होते हैं जिनका जो पीएच मान है ये अम्लीय होता है। तो फ्रेंड्स 7 से कम जितने भी विलयन के पीएच मान होंगे 7 से कम, तो फ्रेंड्स वो सभी कैसे होंगे, तो वो सभी अम्लीय होंगे। और बात करूं अगर 7 से अधिक की, तो 7 से अधिक जितने भी विलयन का पीएच मान होगा तो वो सभी क्षारीय होंगे, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन होंगे। और अगर यहाँ पर 7 के इक्वल जितने भी विलयन होंगे, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 7 के इक्वल जितने भी विलयन होंगे, तो इनका जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स ये उदासीन यानी कि न्यूट्रल्स होता है। जैसे हम क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स 7 के इक्वल जितने भी पीएच मान होंगे इन्हें हम कहेंगे न्यूट्रल सॉल्यूशन। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होने के कारण रक्त क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगर पीएच मान जो है ये 7.4 है यानी 7 से अधिक है, तो पीएच मान क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये होगा क्षारीय। हमारा ऑप्शन नंबर बी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स जो रक्त होता है, ब्लड होता है, इसका जो लाल रंग होता है ये किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। और फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन में भी एक हीम नामक रंजक होता है, एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हीम नामक जो रंजक होता है इसके कारण हीमोग्लोबिन का जो रंग है ये लाल होता है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन कौन सा है। तो फ्रेंड्स रक्त का थक्का जमने में जो सहायक प्रोटीन है फ्रेंड्स ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन दोनों ही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है, ए और बी ये दोनों, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा प्रोटीन है जिसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो फ्रेंड्स ये है हेपेरिन प्रोटीन। हमारा ऑप्शन नंबर डी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अभी हम बात कर रहे हैं शरीर के भीतर, मतलब शरीर के अंदर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेट जो होता है फ्रेंड्स, वहां पर ये जो ब्लड है, रक्त जो है ये क्यों नहीं जमता है। तो फ्रेंड्स जो हेपेरिन प्रोटीन होता है जो कि यकृत से स्रावित होता है, कहाँ से फ्रेंड्स, यकृत से ये स्रावित होता है। और फ्रेंड्स इसके कारण शरीर के जो भीतर रक्त है ये नहीं पर जमता है, कहीं पर भी ब्लड का क्लॉट नहीं होता है। और फ्रेंड्स कई बार क्या हो जाता है, हमें अंदरूनी चोट, मतलब जैसे चोट लगती है और ब्लड नहीं निकल पाया, तो वो जो ब्लड क्लॉट है वो मतलब अंदर शरीर के रक्त का थक्का जम जाता है। तो फ्रेंड्स उस समय पर अगर वो रक्त का थक्का छोटा सा है तो फ्रेंड्स वहाँ पर हमें हेपेरिन के कैप्सूल दिए जाते हैं। और अगर जो ब्लड क्लॉट है ये बड़ा है तो फ्रेंड्स हेपेरिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और फ्रेंड्स उन इंजेक्शन से भी अगर फ़ायदा नहीं होता है, वो जो ब्लड क्लॉट है वो नहीं पिघलता है, तो फ्रेंड्स फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। फ्रेंड्स इसी सीरीज़ में मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे ये फ्रेंड्स हम शरीर के भीतर बात कर रहे थे कि शरीर के भीतर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शरीर के बाहर जो खून का थक्का है ये क्यों नहीं जमता है। अगर हमें कई बार चोट लग जाती है और फ्रेंड्स जो रक्त का थक्का वहाँ पर जम जाता है, तो फ्रेंड्स वो किस विटामिन की कमी के कारण नहीं जमता है, तो वो विटामिन के की कमी के कारण नहीं जमता है। हमारा ऑप्शन नंबर डी विटामिन के ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर हम शरीर के बाहर बात कर रहे हैं, शरीर के अगर हमें कोई चोट लग जाती है और वहाँ से ब्लड जो है निकलता रहता है लगातार, और फ्रेंड्स जिनमें विटामिन की कमी हो जाती है तो फ्रेंड्स वहाँ पर जो ब्लड का क्लॉट है, रक्त का जो थक्का है वो नहीं बन पाता है और खून जो है, ब्लड जो है लगातार बहता रहता है। और फ्रेंड्स इससे पहले हम बात कर रहे थे शरीर के अंदर रक्त का थक्का क्यों नहीं जमता है, ब्लड क्यों सर्कुलेट होता रहता है। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हेपेरिन जो प्रोटीन है वो कार्य करता है और शरीर के भीतर रक्त का थक्का नहीं जमने देता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विटामिन के की, जो कि रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है, लेकिन कहाँ पर, शरीर के बाहर। चलिए फ्रेंड्स पढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी सीरीज में है कि रक्त का थक्का जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है, यानी शरीर
में अगर जब कोई चोट लग जाती है, कोई घाव हो जाता है, तो वहाँ पर किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है रक्त का थक्का बनाने में? तो फ्रेंड्स ये होता है कैल्शियम। हमारा ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। शरीर के भीतर रक्त का थक्का किस प्रोटीन की कमी के कारण नहीं जमता है? तो फ्रेंड्स वो होता है हेपेरिन प्रोटीन। और फ्रेंड्स अगर बात करूं शरीर के बाहर और विटामिन में बात करूं तो फ्रेंड्स वहां पर विटामिन के होता है, जिसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के जो होता है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम तत्व की बात करें तो फ्रेंड्स ये होता है कैल्शियम, जो कि रक्त जमने में, रक्त का थक्का जमाने में मुख्य भूमिका निभाता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव रक्त में कितने प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो फ्रेंड्स जो मानव रक्त होता है इसमें लगभग 55 से 60% प्लाज्मा होता है। यहाँ अब अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं तो हम ऑप्शन बी को 60% को हम करेक्ट आंसर लगाएंगे। और फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ कि जो ब्लड होता है, जो मानव रक्त होता है, इसके दो भाग होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है कणिकाएं। तो फ्रेंड्स जो प्लाज्मा होता है इसको 55 से 60% होता है फ्रेंड्स ये, और इसमें भी जल की जो मात्रा होती है ये 90% होती है। और अगर मैं बाकी बात करूं तो जो प्रोटीन होते हैं ये 9% होते हैं, और ग्लूकोज और मिनरल्स जो होते हैं ये 1% यानी 1% की मात्रा में होते हैं। नेक्स्ट बात करती हूँ कणिकाएं। तो फ्रेंड्स ये कौन कौन सी होती हैं? ये होती हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और फ्रेंड्स नेक्स्ट होती हैं लास्ट हमारी तीसरी प्लेटलेट्स। इन तीनों का जो प्रतिशत होता है ये 40 से 45% होता है। और फ्रेंड्स अगर बात करती हूँ मैं आरबीसी की तो इन्हें हम इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। और सेल्स की जगह फ्रेंड्स एग्जाम में कॉर्पोसल्स भी आ जाता है, तो वो भी हमारा करेक्ट आंसर होता है। और फ्रेंड्स दूसरा अगर मैं बात करती हूँ तो डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पोसल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, एग्जाम में इनके फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। और तीसरी होती है हमारी प्लेटलेट्स। और फ्रेंड्स जो डेंगू बीमारी होती है फ्रेंड्स उनमें उसका कैसे पता चलता है? तो फ्रेंड्स ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये हमारी बहुत तेज़ी से नीचे गिर जाती हैं फ्रेंड्स, 1.5 लाख से कम हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स वहाँ पर हम उस टेस्ट से हमें पता चलता है कि डेंगू की शिकायत है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरबीसी का निर्माण है ये कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स जो आरबीसी होती हैं इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इससे इंग्लिश में हम कहते हैं बोन मैरो। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं भ्रूण अवस्था में तो फ्रेंड भ्रूण अवस्था में जो आरबीसी का निर्माण है ये कहाँ पर होता है? तो फ्रेंड्स ये होता है यकृत में, हमारे लीवर में। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लीवर में भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है। और फ्रेंड्स जो आरबीसी होती हैं ये कहाँ जाकर नष्ट होती हैं? तो फ्रेंड्स तिल्ली, इसे हम प्लीहा भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं स्प्लीन। यहाँ पर जो आरबीसी होती हैं ये यहाँ जाकर नष्ट हो जाती हैं। और फ्रेंड्स इसीलिए जो तिल्ली होती है प्लीहा या स्प्लीन, तो इसको हम आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर अगर जो हमारा क्वेश्चन था आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है अस्थि मज्जा में। फ्रेंड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, इसको आप अपनी नोटबुक में अपने हाथ से नोट डाउन करते चलिए, या फिर चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, तो ये कहते हैं प्लीहा के लिए। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लीहा। इंग्लिश में से स्प्लीन कहते हैं और एक और नाम जो इसका होता है तो वो होता है तिल्ली। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो फ्रेंड्स जो आरबीसी होती हैं इनका जो मुख्य कार्य होता है ये होता है शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुँचाना और फ्रेंड्स कोशिका से CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करना। तो फ्रेंड्स हमारा सी ऑप्शन जो है ए और बी दोनों ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स ऑक्सीजन की बात करूँ तो इसका जो सिंबल होता है ये होता है O2, और अगर CO2 की बात करती हूँ तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इसका रासायनिक सूत्र ही लिखा है CO2 और इसे हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है WBC का प्रमुख कार्य क्या है? तो फ्रेंड्स जो WBC होती हैं वाइट ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, इनका जो मेन यानी कि मुख्य कार्य है ये क्या होता है? तो फ्रेंड्स हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करना ये WBC का काम होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फ्रेंड्स, ये जो WBC होती हैं ये हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करती हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं शरीर को रोगों से संक्रमित होने से ये हमें बचाती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरबीसी का जीवन काल होता है। तो फ्रेंड्स, जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, इनका जो जीवन काल होता है ये 20 से 120 दिन का होता है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर लास्ट वैल्यू हम दे सकते हैं 120 दिन, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में WBC यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स का जीवन काल पूछा गया है। तो इनका जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स या लाल रक्त कणिकाएं, इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है एरिथ्रोसाइट। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एरिथ्रोसाइट। और फ्रेंड्स, अगर मैं बात करती हूँ WBC की, तो WBC का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है ल्यूकोसाइट। ये होता है WBC का वैज्ञानिक नाम। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो फ्रेंड्स, जो आरबीसी है इसकी खोज की थी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स की खोज किसने की थी। तो ये की थी एंटोनी ल्यूबिनहॉक ने। हमारा ऑप्शन नंबर बी एंटोनी ल्यूबिनहॉक ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, जो प्लाज्मा होता है इसका रंग होता है हल्का पीला। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है हल्का पीला, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने ध्यान से देखा होगा किसी को ब्लड चढ़ते हुए, तो फ्रेंड्स देखा होगा आपने जो ब्लड की जो बॉटल होती है उसका जो पाउच होता है उसमें ब्लड जैसे ही नीचे उतरता है तो रेड ब्लड सेल्स वगैरह नीचे आ जाती हैं। और फ्रेंड्स, ऊपर उसमें आपने ध्यान से देखा होगा तो फ्रेंड्स जो ऐसा पाउच होता है उसमें जो ऊपर की ओर फ्रेंड्स यहाँ पर हल्का पीला पीला कुछ द्रव दिखता है। तो फ्रेंड्स यही होता है ब्लड प्लाज्मा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्लाज्मा का रंग पीला, हल्का पीला जो होता है ये किसके कारण होता है। तो फ्रेंड्स, प्लाज्मा का जो रंग है ये हल्का पीला होता है, ये बिलिरुबिन के द्वारा होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिलिरुबिन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, और जो ब्लड का यानी रक्त का रंग लाल होता है ये किस कारण होता है। तो फ्रेंड्स, ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है। तो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहते हैं। तो ये हम कहते हैं तिल्ली के लिए। और फ्रेंड्स, इसी का इंग्लिश में नाम है स्प्लीन और इसका ही दूसरा नाम है प्लीहा। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है उपर्युक्त सभी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये स्टूडेंट के लिए कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम्स में दिए जाते हैं। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पहाड़ों पर जाने से आरबीसी की जो संख्या है इन पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जब हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं तो जो आरबीसी की संख्या होती है फ्रेंड्स ये बढ़ जाती है। हमारा ऑप्शन नंबर ए ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ जाती हैं। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्न में से किन भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपको एक यहाँ पर परिभाषा ही मिल गई है कि रक्तदाब हम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, किसी प्रकार की भित्ति होती होंगी, चाहे वो धमनी हो, शिरा हो, तो इन पर चाहे कोशिका हो, तो इन पर जो रक्त द्वारा दबाव डाला जाता है इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम कहते हैं रक्तदाब। तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी भित्तियां हैं जिन द्वारा रक्त पर डाले गए दबाव को हम रक्तदाब कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होती है शिरा। हमारा ऑप्शन नंबर बी शिरा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिराओं द्वारा रक्त पर डाले गए दबाव को हम क्या कहते हैं। तो रक्तदाब कहते हैं। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो फ्रेंड्स, ऐसी कौन सी धातु है जो रक्त यानी कि ब्लड में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये होती है आयरन। हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है आयरन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयरन को फ्रेंड्स, हम आयरन का जो सिंबल होता है ये Fe होता है, Fe से हम आयरन को डिनोट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर बात करूं आयरन की तो इसको हम क्या कहते हैं, लौह कहते हैं, लौह अयस्क कहते हैं। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, हृदय से पूरे शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें हम कहते हैं धमनी। हमारा ऑप्शन नंबर ए धमनी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी सीरीज का है कि शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियों को हम क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स शरीर से और जब हृदय की ओर रक्त जा रहा है तो फ्रेंड्स इसे हम कहेंगे शिरा। हमारा ऑप्शन नंबर बी शिरा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अपोजिट क्वेश्चन आता है तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या होगा। हृदय से शरीर की ओर अगर हम जा रहे हैं तो फ्रेंड्स धमनी, और फ्रेंड्स अगर शरीर से हृदय की ओर आ रहे हैं तो हमारा आंसर होगा शिरा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कौन सी वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय तक ले जाती हैं। तो फ्रेंड्स ऐसी कौन सी वाहिकाएं हैं जो साफ रक्त यानी शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये होती हैं फुफ्फुस शिरा। हमारा ऑप्शन नंबर ए फुफ्फुस शिरा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्या है जिसके द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा आंसर है लोहित कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए जो लोहित कोशिकाएं हैं ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लोहित कोशिकाएं होती हैं इनकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन को ले जाया जाता है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव रक्त में कितने समूह यानी ब्लड ग्रुप होते हैं। तो फ्रेंड्स जो मानव रक्त होता है इसमें कितने समूह यानी कितने ब्लड ग्रुप होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होते हैं 4। हमारा ऑप्शन नंबर डी 4 ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं। तो फ्रेंड्स ये होते हैं ए बी, तीसरा होता है ए बी और फ्रेंड्स चौथा होता है ओ। तो फ्रेंड्स ये जो 4 रक्त समूह होते हैं ये मानव रक्त में पाए जाते हैं। फ्रेंड्स जो ए बी रक्त समूह होता है फ्रेंड्स ये सर्वग्राही होता है। और फ्रेंड्स जो ओ ब्लड ग्रुप होता है फ्रेंड्स ये सर्वदाता होता है। ओ ब्लड ग्रुप होता है सर्वदाता। और फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये सर्वग्राही क्यों होता है। तो फ्रेंड्स इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं। और फ्रेंड्स जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसमें किसी भी प्रकार के एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये सर्वग्राही होता है ए बी, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है। तो हमारा आंसर होगा ए बी। और रीज़न भी है कि जो ए बी ब्लड ग्रुप है ये सर्वग्राही क्यों है तो इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं। और फ्रेंड्स बात करती हूँ अगर मैं ओ ब्लड ग्रुप की तो ये सर्वदाता रक्त समूह होता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ए बी रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है क्योंकि। तो फ्रेंड्स ए बी जो रक्त समूह है ये सर्वग्राही रक्त समूह क्यों कहलाता है मैं अभी आपको इसका आंसर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी आप कमेंट करें कि जो ए बी रक्त समूह होता है ये सर्वग्राही रक्त समूह क्यों होता है। तो फ्रेंड्स इसका हमारा आंसर है इसमें किसी भी प्रकार की एंटीबॉडीज़ नहीं पाई जाती हैं। कोई एंटीबॉडीज़ ना होने के कारण जो ए बी रक्त समूह है ये सर्वग्राही रक्त समूह होता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा रुधिर वर्ग है, ऐसा कौन सा रक्त समूह है जिसमें एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी जो ओ ब्लड ग्रुप होता है इसमें किसी भी प्रकार के एंटीजेंस नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये सर्वदाता रक्त समूह होता है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो फ्रेंड्स जो आरबीसी होती हैं रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं लाल रक्त कणिकाएं, इनकी कमी से कौन सा रोग तो होता है। तो फ्रेंड्स इनकी कमी से एनीमिया रोग होता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं आरक्तता। तो फ्रेंड्स आपने इसका नाम सुना होगा, जैसे लोग कहते हैं खून की कमी हो गई। तो फ्रेंड्स खून की कमी नहीं होती है हमारे शरीर में, ब्लड में हमारे खून में फ्रेंड्स आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है, इसी को हम एनीमिया या आरक्तता रोग कहते हैं। और फ्रेंड्स ये जो रतौंधी रोग होता है ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन ए की कमी के कारण होता है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। और फ्रेंड्स ये जो एड्स है ये एक प्रकार की संक्रामक बीमारी है, पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रक्त में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो ब्लड होता है इसमें रेड ब्लड कॉर्पसल्स और वाइट ब्लड कॉर्पसल्स का जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, ये कितना होता है। तो फ्रेंड्स ये 600:1 होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता है।
तो फ्रेंड्स मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है, ऐसा कौन सा भाग है जिसमें रक्त नहीं पाया जाता है? तो फ्रेंड्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्निया। फ्रेंड्स जो कॉर्निया होता है ये वातावरण के संपर्क में होता है, जिससे कॉर्निया को रक्त ना मिलने पर भी फ्रेंड्स इसमें ऑक्सीजन का फ्लो, मतलब ऑक्सीजन इसको मिलती रहती है। और फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉर्निया से कि नेत्रदान में आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो फ्रेंड्स जो कॉर्निया वाला भाग होता है इसे ही नेत्रदान के समय दान किया जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक नया क्वेश्चन मिला होगा कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त की मात्रा नहीं पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये होता है कॉर्निया। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आरबीसी की संख्या किस यंत्र के द्वारा नापी जाती है, ज्ञात की जाती है? तो फ्रेंड्स जो आरबीसी होती हैं इनकी संख्या जो है किस यंत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है? तो फ्रेंड्स ये होता है हीमोसाइटोमीटर। हमारा ऑप्शन नंबर ए, हीमोसाइटोमीटर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो स्फिग्नोमेनोमीटर होता है आप जानते ही हैं, ये रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉकरोच का रक्त किस रंग का होता है? तो फ्रेंड्स जो कॉकरोच होता है इसका जो रक्त होता है ये सफ़ेद रंग का होता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद किस कारण से होता है? तो फ्रेंड्स जो कॉकरोच का रक्त का रंग होता है ये सफ़ेद होता है, और ये किस कारण से होता है? तो ये हीमोलिम्फ के द्वारा होता है। हमारा ऑप्शन नंबर बी, हीमोलिम्फ, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करूँ हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारे शरीर का, मतलब जो रक्त है, हमारा जो ब्लड है, इसका रंग लाल होता है। और ब्लूरुबिन जो है इसके कारण ही जो ब्लड प्लाज्मा होता है इसका रंग हल्का पीला होता है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एंड लास्ट आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को देना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। और यहाँ पर लास्ट हमारा क्वेश्चन है अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करना है और साथ में ये बताना है कि ये कब अंतरिक्ष में गए थे, कौन से ऐसे भारतीय हैं जो सर्वप्रथम अंतरिक्ष में गए थे और ये कब गए थे, ये भी आपको मेंशन करना है। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों भाई बहनों के साथ, अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक पर जितने भी एजुकेशन से रिलेटेड ग्रुप हैं उन सभी में आप इसको शेयर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है, मेरे साइंस के जो वीडियोज़ हैं ये आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। साथ में ही सर जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं उसकी भी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आप हमारी मोर वीडियोज़ के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।